अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। हुकूमत की तरफ से मुआशी अशारिये बेहतर होने का दावा तो किया जाता रहा है, लेकिन आज जिस तरह से MD IMF की तरफ से भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की गई और इसके बाद मौसर तरीके से इस प्रोग्राम को नाफिज करने पर पाकिस्तान की तारीफ हुई, तो इस पर नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि बहुत अच्छे तरीके से शहबाज शरीफ साहब इस गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं और इससे यकीनन PMLN के लिए भी एक नैरेटिव बनाने का मौका मिला उनको कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस नैरेटिव को मजीद एम्पावर करें कि हम परफॉर्मेंस की बेस पे रूल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन का आगाज़ जो हुआ था वो अब भी जारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि 2 जज साहिबान के खिलाफ यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के खिलाफ वो रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं और उसकी वजह यह बताई कि चूंकि वो खतूत लिखते हैं और बॉयकॉट करते हैं इजलासों का, इसी वजह से इससे जो परसेप्शन मीडिया में बिल्ड हो रही है वो यही है कि हुकूमत अब भी इन कन्फ्रंटेशन है अदलिया के कुछ मखसूस जज साहिबान के खिलाफ, जिस पर तहरीक इंसाफ भी ये क्लेम करती रही है कि 26वीं तरमीम दरअसल अदलिया पर कदगन लगाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो कि अपने आप को ज़ेर अताब महसूस करती है, उनके एक्स चेयरमैन की तरफ से खतूत लिखने का सिलसिला भी जारी रहा और आज फैसल चौधरी साहब ने यह बात की कि तीसरा खत आर्मी चीफ को खान साहब ने भिजवाने के लिए पॉइंट्स नोट करवा दिए हैं। इस अप्रोच का कोई फ़ायदा PTI को होगा या नहीं, और साथ साथ जो ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है इस हुकूमत पर जो कि मुआशी अशारिये बेहतर होने का दावा कर रही है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। आमिर रियाज राना साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, और शाहिद खटक साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो अदलिया के साथ जो कन्फ्रंटेशन का एक माहौल है, इस पर हम देख रहे हैं कि अब 2 सीनियर जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। तो पहले ये परसेप्शन मौजूद था 26वीं तरमीम के बाद कि अदलिया की ताकत को कर्टेल किया जा रहा है, और अब अगर रेफरेंस इस बुनियाद पे लाए जाएं कि 2 जज साहिबान खतूत बहुत लिखते हैं, तो ये बैड प्रेस नहीं है गवर्नमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई अभी हतमी फैसला नहीं है, ये उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। बहरहाल देखें, बात यह है कि हम नहीं समझते कि अदलिया के अंदर कोई बहुत बड़ा तकसीम अब है या बढ़ रहा है। जो ओल्ड गार्ड्स थे, डेफिनेटली एक चेंज ऑफ निज़ाम हुआ है, निज़ाम में तब्दीली आई है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में उनको इशू हो रहा है। लेकिन उन्होंने भी आइन और कानून का हल्फ लिया है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जजेस अगर खतूत लिख रहे हैं तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार है इस बुनियाद पे कि वो समझते थे कि ये 26वीं आईनी तरमीम या जो पुराना निज़ाम है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो ये जो बात राना साहब ने की है, जब तक लॉ मिनिस्ट्री इसको इंडोर्स नहीं करती, एक राय है और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये जो बिला वजह की तकसीम या ना मानने वाली बात, या अगर सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, और ये ओवरऑल एक यही परसेप्शन है लोगों का, जो लॉयर कम्युनिटी हमारे जो कोई यानी कि पार्टी मुख्तलिफ पार्टीज में भी वो ये नहीं कह पा रही कि ये आइन और कानून के खिलाफ कोई चीज हो रही है। वो ये कहते हैं जी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी डिबेटेबल है। लेकिन उमर अयूब साहब कह रहे हैं ना कि IMF के वापस से भी हम ये रेज करेंगे 26वीं तरमीम में आपने जिस तरह बुलडोज किया बिल्स को, और इसके अलावा जुडिशरी के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए आपकी ऑपोजिशन कोशिश तो कर रही है। देखें, IMF की जो टीम है वो उनकी मुलाकात, बल्कि IMF की हेड की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हुई UAE में, और उन्होंने तो बड़ी तारीफ की। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम जिस तरह पाकिस्तान उसको लेके जा रहा है आगे, बल्कि उन्होंने एक एक वुज़रा का नाम लेके कहा कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई परसेप्शन अगर ये बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अब देखें, हम तो IMF के साथ पहली हर लिहाज से इंफॉर्मेशन डेटा शेयर कर रहे हैं और हमारा वो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो ये परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद उनके कोई अमल दखल से ये काम जो है वो रोक लेंगे या कुछ ऐसा उसको खराब कर लेंगे प्रोग्राम को, ऐसा कुछ नहीं होने चाहिए। ठीक है। आमिर रियाज राना साहब, ये इस पर जरा कमेंट कर दीजिए, जो 2 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर हो रहा है, इसको आप ये समझते हैं कि ये फैसला हो चुका है? ख्वाजा आसिफ साहब भी इस नौयत के बयानात पहले दे चुके हैं कि दरअसल अब जो अकॉर्डिंग टू PMLN जो सहूलतकारी तहरीक इंसाफ की हो रही थी, अब उसको रोल बैक करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे। तो ये अब भी इनसिक्योर फील करती है हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद भी, जुडिशल बेंच बनने के बाद भी? देखो मुज़म्मिल साहब, इशू ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ या राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, ये तो इनकी कैबिनेट को फैसला करना है ना।
कि अगर इन्होंने ये जंग बराह रास्त खोलनी है, इनडायरेक्ट जंग तो बड़े अरसे से PMLN और जजेस की खुल्लम खुल्ला चल रही है, चाहे ये इक़्तिदार में नहीं थे या इक़्तिदार में आए हैं तब भी। मतलब ये सहूलतकारी पहले मखसूस जजेस, मखसूस बेंचेस, कोर्ट पैकिंग पहले एक और पार्टी को अवेलेबल थी, अब वही पार्टी यानी PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि गवर्नमेंट के लिए और स्टेट के लिए कोर्ट पैकिंग हो रही है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कल आके बड़ी डिटेल से उसके ऊपर सारी बातें की। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अपने साथी जजेस पे लगाए कि अगर वो बैठ जाते तो कुछ जज ऐसे भी आ जाते जो बहुत रिमार्केबल पोजीशन पे थे, हम उनको ले आते, उसको रोक सकते थे, उनके वोट वो दे देते। अच्छा, अब ये बात चूंकि इस वक्त बड़ी खुल गई हुई है कि मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल हजम नहीं कर रहे कि उनके साथ जो अचानक हुआ तो अचानक है ना, चाहे 26वीं तरमीम के तहत हुआ कि उनकी चीफ जस्टिसशिप ले गई, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन यही आता है कि उनको ये अंदाजा हो गया था तो कि भाई अगर मैंने ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला इस तरह दिया कि अगर वो जैसे मेरी नज़र में आइन के मुताबिक वो दे देते सुन्नी ताद कौंसिल को सीटें, जो आज़ाद बनते थे आज़ाद कर देते, तो ये बात बन जाती कि जी ये फैसला इस तरह आया है जैसे उन्होंने कहा है कि आइन की रूह के मुताबिक, लेकिन ये उनकी अपनी सीट के मुताबिक था फैसला। तो वो हम तो बीइंग जर्नलिस्ट जो समझते थे, मैंने तो उसी दिन कहा था कि ये फैसला नहीं होना, मानना किसी ने कोई नहीं है। अच्छा। जैसे मैं 14 मई पे कह रहा था कि ये जजों ने फैसला दिया है, ये कोई इलेक्शन नहीं होने का, और जब उन्होंने 37 सफ़े का फैसला दिया तो मैंने कहा इस फैसले को हम कहाँ ले जाएं, इसमें किसी को सजा लिखी है? जज साहिबान ने 37 सफ़े का फैसला लिखा ना, 14 मई आइन की खिलाफवर्जी। जब आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी आप कहते थे यूसुफ रज़ा गिलानी छुट्टी, नवाज शरीफ छुट्टी, और जब सामने खड़े थे तो जनाब आप चुप करके। लेकिन ये अगर दो जज साहिबान खतूत लिख भी दें तो इसकी कोई लीगल वैल्यू तो नहीं है, तो इस पे इतना बैकफुट पे जाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट, मैंने इसलिए कहा कि कैबिनेट फैसला करेगी तो गवर्नमेंट का फैसला कहलाएगा। अभी तो आप ये समझ सकते हैं दफा अरकान में भी हो सकती है, समझाने की कोशिश भी हो सकती है कि भाई आप ठीक हो जाएं आप, और चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही, उन्होंने भी इस पे लफ्ज कंडक्ट का यूज तो नहीं किया, लेकिन मिसकंडक्ट तो बनेगा ना कि आपने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा है जो साथ वाले कमरे में बैठते हैं, और उससे पहले वो मीडिया पे आ जाए। जर्नलिस्ट को कोई वो नहीं कदगन हो सकती कि उसके पास तो खबर आएगी वो तो देगा, डिस्कस करें, जो मर्जी करें, और हमें खबर जो भी देगा हम तो देंगे खबर ठीक है। ये उनके इदारे का क्वेश्चन है कि वो आपस में क्यों नहीं तय करते। सही, ठीक है। शायद खट्टर साहब, इससे पहले कि ये खत के मामलात पे आया जाए, मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ में अब तक एक कन्फ्यूजन क्यों बरकरार है? जिस तरह आज जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं, और दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह कह दिया कि इदारों के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, तो इन दोनों में से अब किसकी बात को एक फॉलोवर फॉलो करेगा, और क्या स्ट्रेटजी है पार्टी की, या पार्टी का भी हाउस डिवाइडेड है इस इशू के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहता हूं कि पहले आपने जो जुडिशरी के ऊपर जो डिस्कशन रखी है उसके ऊपर आप गुफ्तगू करें, और मीडिया का ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात के ऊपर ज्यादा डिस्कस करती है, जो कोर इश्यूज होते हैं उनके ऊपर उनका फोकस कम होता है। अच्छा। देखिए, ये बात शुरू कहाँ से हुई जुडिशरी में? मसला तब पड़ा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं, जब पंजाब और KP असेंबली डिसॉल्व हुई। आइन और कानून ये कहता था कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, लेकिन वो इंतखाबात नहीं हुए। फिर उसके बाद जो रिजर्व मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की बनती थी, लार्जर बेंच ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दें, और विद इन 15 डेज इनको जो इंडिपेंडेंट अराकीन है इनको मौका दे कि जिस जमात में जाना चाहते हैं उस जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। हालांकि हम जितने भी जीते हुए थे इंडिपेंडेंट अराकीन, हमें इमरान खान का वोट पड़ा, हमारा निशान इमरान खान का था, तस्वीर इमरान खान की थी, लोगों ने वोट इमरान खान को दिया, तहरीक इंसाफ को दिया। लेकिन चूंकि एन उस वक्त हमसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले के जरिए हमसे निशान लिया कि बिल्कुल जिस दिन हमें निशान बल्ले का अलॉट होना था, तो ये वो तमाम वायलेशंस थी जिसकी वजह से जुडिशरी तकसीम भी हुई, जिसकी वजह से जुडिशरी के ऊपर सवालिया निशानात भी आए, और ये एक अनार्की की सिचुएशन बनी मुल्क में। देखिए, जब रियासत या कोई आपके साथ जुल्म और जबर करे, या जब आपको ये लगे कि मुझे इंसाफ नहीं मिले हुकूमत से, तो आप जुडिशरी की तरफ देखते हैं, आप अदालत ही की तरफ जाते हैं। जब आपकी अदालत कंप्रोमाइज हो जाए, ये काजी फाइज ईसा ने जो बम गड्ढे खोदे आने से पहले
और आने के बाद। तो आज जो जुडिशरी में आपको तकसीम नजर आ रही है, आज जुडिशरी जो है आपको ये लग रहा है कि तेरा जज मेरा जज वाला जो कंसेप्ट आ गया है जुडिशरी के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद। नहीं, आपने फिर आईनी बेंच डिमांड क्यों किया शाहिद साहब? अगर वो डिमांड थी, जो राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे हैं कि वो जब मुकम्मल हुई, मौलाना साहब को आपने अथॉरिटी दी कि वो आपके लिए डिसाइड करें, उन्होंने डिसाइड किया और आपने कहा मुतफिक नहीं। हमने किसी को नहीं, हमने 26वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत भी की। और पता है कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे मंजूर हुई, कि जिस तरीके से ये मंजूर हुई, हमारे लोगों को उठा के, उनको एबडक्ट करके, उनको अगवा करके, उनसे बजूर बाजू वोट डलवा के और तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते हुए अरकान कौमी असम्बलीज को, क्योंकि एक जजमेंट की वजह से तमाम इंडिपेंडेंट हो गए, हाउस ट्रेडिंग का मौका मिला। अगर हम तमाम लोग बल्ले के निशान के ऊपर जीत के आते तो ये 26वीं आईनी तरमीम कभी भी मंजूर ना होती इस पार्लियामेंट से। चले मुज़ाकरात पे आ जाइए, मैं उसकी तरफ आता हूँ। जी देखिए, जब फॉर्म 47 के जरिए इन लोगों को जितवाया गया, इनको इलेक्शन रिग करके दिया गया, तो इस ईवान के पास ना तो इखलाकी और ना अवामी मैंडेट है। तो अब चूंकि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, इमरान खान को हम कैसे माइनस कर लें, क्योंकि अवाम से तो माइनस नहीं कर सकते। रही बात मुज़ाकरात की, देखिए मुज़ाकरात का हमने हुकूमत को मौका भी दिया, बावजूद इसके कि इन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, एक परमन प्रोटेस्ट के ऊपर फायर किए, लोगों को एबडक्ट किया, जेलों में डाला, उसके बावजूद भी हम इनके साथ बैठे। हमारे दो बुनियादी मुतालिबात थे। एक मुतालबा ये कि जी आप 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए। नंबर 2, जो हमारे लोग कह देना हक में है, आप उनको रिहाई में किरदार अदा करें। दोनों मुतालिबात के ऊपर बिल्कुल भी 1% उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उसकी वजह से फिर हमें यह लगा कि गैर मौसर मुज़ाकरात बात करनी है कि नहीं, अभी इस पे फैसला किया पार्टी ने। देखिए, इमरान खान साहब ने जो लेटर्स लिखे हैं उसमें वो तमाम चीजें हैं कि जो बिल्कुल कौम की अक्कासी करती है, जो पाकिस्तानी कौम के जहन और दिल और दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, बिल्कुल वो उन्होंने लेटर पे लिखा। हाँ, तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल जमात हैं, हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन वहां पे हो कि जो मौसर हो, जो काबिल अमल हो। ये मतलब मीनिंगफुल डायलॉग की बात हो रही है। और इस पर जो खत लिखने का मामला है और उनकी ग्रैंड अलायंस है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना एहसान साहब, ये जो आज जुनैद अकबर साहब का बयान है, उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि ना सिर्फ मुज़ाकरात होने चाहिए बल्कि हमें 2 साल कबल इंतखाबात करवाने के लिए भी तैयार होने का इंदिया दिया गया है। तो इसका तो ये मतलब है कि आपके टेन्योर से आप 2 साल माइनस कर लीजिए। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, गवर्नमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल है और हम तो समझते हैं कि इंतखाबात जो हैं 2029 में होंगे, और हमारा तो मशवरा है पूरी ऑपोजिशन जमातों को, जो ग्रैंड अलायंस भी बना रही हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शंस हों तो उसके लिए फिर आप आज पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं, ताकि हम जो अगले इलेक्शन है 2029 के, उनको हम इस तरह का बना लें कि उसके रिजल्ट सारों के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हों। और अगर हम आज काम शुरू करेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आएंगे या ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जो सारों को कबूल हो, उसको बनाने में, उसकी पॉलिसी मुरतब करने में, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2, 3, 4 साल जो है वो लग जाने, तो बेहतर ये कि आप जो है आए। वो तो उससे पहले आपसे 8 फरवरी का हिसाब मांग रहे हैं ना, आप उनको आगे लेकर जा रहे हैं। बट वो तो रिसेंटली अभी जो उन्होंने ब्लैक डे मनाया है, वो पहले जो उसका इलेक्शन कमीशन ने एप्लीकेशन डिसाइड करनी थी, वो टेन्योर भी एक्सपायर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पे बेशक आगे के लिए लाहे अमल तो तय करना है राना साहब, लेकिन जो हो गया उस पर गवर्नमेंट ने कोई ग्रीवेंस तो सुनना पड़ेगा। पीटीआई देखिए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज की ऑफर दी कि मैं हाउस में कमेटी बना लेता हूं और वही बातचीत होनी चाहिए। देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो पार्लियामेंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जमहूरियत की। वहां अगर सियासी हरीफ बैठ के अपने मसाइल का हल निकाल लें तो उससे ना सिर्फ जमहूरियत जो है स्ट्रेंथन होगी बल्कि पार्लियामेंट की तौकीद बढ़ेगी। तो वो रास्ता हमने इनको दिखा दिया। बाकी अब इन्होंने अगर रास्ता यही चूज करना है कि
सड़कें बंद करनी है सूबों की, और अब इन्होंने IMF को जो है वो कोई डोसियर बना के देना है, और जो फिर सड़कें धरनों की तरफ जाना है, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन हमने इनको रास्ता दिखा दिया, इससे ज्यादा अब मेरे ख्याल से पहले भी हम इंतजार करते रहे 31 जनवरी तक कि ये वापस आ जाए, मुज़ाकराती टेबल के ऊपर नहीं आए। इन्होंने अपनी डेडलाइन जो है वो उसको कम करके फिर ये वॉकआउट कर गए। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने एक इनको रास्ता दिखाया, इससे ज्यादा देखें। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा 2029 में इलेक्शन होने, अगर उस वक्त भी अगर आपने यही रोना जो अभी डाल रहे हैं, अगर तब भी यही रोना डालना है, तो उससे बेहतर है 2029 के लिए आप मुज़ाकरात पे आ जाएं। उसके लिए हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, और यही रास्ता है। इससे बेहतर आपको ये ऑफर मैं आप बर वक्त दे रहा हूं, 2 साल बाद भी आपने आके इसी पे ही आना है, और तब भी ना बैठे तो फिर यही जो आप अभी कह रहे हैं वही आप 5 साल जब पूरे होंगे तब भी यही कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, आगे के लिए प्रोसीजर तय करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये हर इलेक्शन पे एतराज जो है ये तसलसल से चलता रहेगा। आमिर लियाज साहब, ये जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है, क्या लगता है आपकी असेसमेंट इस पे क्या है कि मौलाना साहब की मौजूदगी का फैक्टर, शहबाज शरीफ साहब की बेशक उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन नए इंतखाबात का मुतालबा कर देना या सियासी कैदियों की रिहाई, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा है तो शाह महमूद साहब को कम अज कम रिहा कर दें, लगता है आपको कि कोई जेस्चर इस तरह का हुकूमत की तरफ से आएगा, या मौलाना साहब प्रेशराइज करने में कामयाब होंगे गवर्नमेंट को? देखिए, बात यह है कि इन दी एंड तो मुज़ाकरात ही होने। तो राना साहब जो बात कर रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब, कि जी आपको 29 में करना होगा, ये सिर्फ PTI के लिए मशवरा ना दें, ये इनके अपने लिए भी है कि आप क्यों 29 का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन सबके साथ आप 2018 में भुगत चुके हैं, PTI भुगत के 1 साल उसका मना रही है। तो बेहतर यह है तमाम सियासी जमातों के लिए कि जो भी इख्तलाफात हैं वो अपने, बिल्कुल जैसे चाइना मशवरा देता है कि इख्तलाफात सामने रखो और बातचीत करो, तो दोनों पार्टियों को, या जो अब ग्रैंड अलायंस अगर बनता है, जो जिसकी स्टीयरिंग कमेटी 2 महीने बाद जाके अब बनी है कल रात को, वो शायद खकान अब्बासी की सरबराही में, तो फिर भी तो आपने मुज़ाकरात ही करने हैं, आप मुजाहरे कर लें। क्योंकि ये जो इस स्टीयरिंग कमेटी के एक रुकन ने इनको ये कहा, जब ये उनको मनाने के लिए गए कि आप हमारे साथ बैठे, उन्होंने कहा, आपने कहा जनरल बगावत करेगा, नहीं हुई। आपने सोचा एक जज बगावत करेगा, नहीं हुई। फिर आपने कहा 26 को बगावत हो जाएगी। ये मैं कोट कर रहा हूं आपको, जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं उसका एक फिक्रा। सही। तो जब आप ये नहीं कर सके तो अब आप हमारी तरफ आ गए, तो आप हमें गारंटी दें कि इमरान खान साहब इससे फिर पीछे नहीं हट जाएंगे, कोई एक और खत नहीं चला जाएगा, या एक और मुज़ाकरात की कमेटी हमें छोड़ के, जो महमूद चकदई ने गिला भी किया था कि हम आपके साथ बैठे थे, आप हमें छोड़ के बराह रास्त गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में चले गए। तो इन्होंने कहा जी नहीं, वो हम खान साहब को बताएंगे, हम बात करेंगे। मैं तो दोनों पार्टियों से ही कहूंगा, गवर्नमेंट और अपोजिशन से, कि आप लोग खुद अपने हाथ में मामलात लें। जब आप सब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट आपको दिखाती है कि जो उसने करना है। तो ना राना एहसान अफजल के लिए ये ठीक बात होगी कि जी 2029 में फिर आपके साथ होगा, भाई फिर आपके साथ 2018 वाला हो गया, फिर क्या करेंगे। लिहाजा बेहतर है पार्लियामेंट के अंदर से और वजीर आजम को और आप लोगों को मिलकर ज्यादा अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए कि आए बैठें, और जो लोगों को छोड़ना बनता है उनको छोड़ें, ताकि रास्ता तो बनाना चाहिए ना। मुज़ाकरात, जमहूरियत है किस चीज का नाम, आप अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत कर सकते, बल्कि लोगों को साथ मिला के चलते हैं। आमिर साहब, लेकिन ये आपको लगता है कि कन्विंस हो चुकी है तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे कि ये जो मुज़ाकराती अमल फ्यूचर में भी अगर कभी होता है तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं? नहीं, ये कतई नहीं। ये मैं किसी भी सियासी जमात के लिए ये नहीं कह सकता कि जी वो कन्विंस हो गए। खुद PMLN बोर्ड को इज्जत 2 पे खड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मरहूमा ने और नवाज शरीफ ने एक मिसाके जमहूरियत किया, और उसके बाद सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दुबई पैलेस में मुलाकात की जनरल मुशर्रफ से। जाहिर है कि उसके अंदर अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स की आशीर्वाद शामिल थी। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी किए। मतलब इशू ये है कि सब ने अपने अपने दावों के बरक्स काम तो किए हैं ना, चाहे उसकी वजह कोई भी हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि जी आप बैठे और इस्टेब्लिशमेंट को साथ, जिस तरह जुनैद अकबर साहब जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने भी क्या कहा कि मुज़ाकरात तो करने हैं। 2 साल की ऑफर कोई शहबाज शरीफ ने तो नहीं की ना उनको। अगर ये ऑफर सच है, जो कि उनका कहना यह है कि हम इनको कोई ऑफर नहीं कर रहे, हमारा नाम लेके सौदा बेच रहे हैं, तो फिर भाई आपको क्या मसला है, आप करें काम। फिर 2 साल क्यों, 1 महीने बाद ले लें इलेक्शन। लेकिन इशू यह है कि जिसकी कहानी बनाई गई IMF, उसकी MD ने तो शहबाज शरीफ की अपना ट्वीट करके, मैं शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की नहीं बात कर रहा, जो उन्होंने ट्वीट किया सुबह पाकिस्तान टाइम में 10:04 पे, उन्होंने तो बराह रास्त तारीफ कर दिया कि ठीक जा रहा है। बिल्कुल, और नवाज शरीफ साहब ने भी इस पे मुबारकबाद दी है जी शहबाज शरीफ साहब को। शाहिद साहब, ये जो लेटर लिखे जा रहे हैं, अब तीसरे खत के कंटेंट्स कहा जा रहा है कि खान साहब ने नोट करवा दिए हैं, आर्मी चीफ को एक और खत लिखा जाएगा।
इस पर क्या इसका मोटिव क्या है, इस पर जो डिस्कशन है उसमें से आप क्या क्लियरली बता सकते हैं कि एक चीज़ ये कि अगर आप आर्मी चीफ को एड्रेस करके गवर्नेंस के मसाइल नोट करवा रहे हैं तो क्या ये जमहूरी तरीका कार है, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये कि क्या ये इस बात को एक्सेप्ट करना है आपकी तरफ से कि उनकी आर्मी चीफ की या इस्टेब्लिशमेंट की जब तक आपकी तरफ से आप उन्हें परसुएड नहीं कर लेते मुज़ाकराती अमल का या आपके लिए स्पेस मिलने का कोई इम्कान नहीं है, तो इस पर लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप खालिस एक जमहूरी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप गवर्नेंस के मसाइल आर्मी चीफ को खत लेकर रेस क्यों कर रहे हैं और उसकी लीगल वैल्यू क्या है? पहली बात यह कि मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने इनको ऑफर की कि जी ईवीएम मशीन हम लेके आए हैं, इसमें जो भी चीजें आपको लगती है कि ये बेहतर करने की है, आए मिल के इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, तो उस टाइम ये भाग गए क्योंकि इनको पता था कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इस मुल्क में तो पाकिस्तानी कौम इनको मुंह नहीं लगाती, क्योंकि इनका जो माजी है, इनकी जो लीडरशिप है, जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी के साथ लूटा, वो अलग बहस, उसके ऊपर अलग बहस करेंगे। और रही बात पार्लियामेंट की तौकीर की या बेतौकीरी की, ये बड़ा पार्लियामेंट खेल रहे हैं आजकल। हालांकि इनको पता है पार्लियामेंट तब बेतौकीर होता है कि जब फॉर्म 47 के जरिए लोगों को ला के उसके अंदर बिठा देते हैं। पार्लियामेंट तब बेतौकीर होता है कि जब अनइलेक्टेड लोग, जिनको पाकिस्तानी कौम ने वोट नहीं दिया, पार्लियामेंट तब बेतौकीर होता है कि जब आपके पास अवामी हिमायत ना हो। और मैं हल्फन और ईमानन कह सकता हूं, और आपकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, राना साहब इधर हलफ ले इस बात के ऊपर कि 17-18 MNS छोड़ के बाकी इनकी जो चीफ मिनिस्टर भी बैठी है, तमाम की तमाम फॉर्म 47 के जरिए हैं। जी देखिए, दानली माजी में भी हुई है, मैं इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले दानलिया पोलिंग स्टेशन के ऊपर या 19-20 चीजें चलती रही थी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि फॉर्म 45 में मैं जीता हुआ हूं, फॉर्म 47 में कोई और जीता हुआ है। हालांकि फॉर्म 47 फॉर्म 45 का मजमुआ है। और रही बात एस्टेब्लिशमेंट की किरदार की, तो कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता, पहले भी हुआ, आज भी हुआ, शायद आइंदा भी हो। लेकिन इस दफा जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है कि हारे हुए को कैसे जितवाया, किसने जितवाया, वो पूरी कौम जानती है। और रही बात इमरान खान साहब की खतूत की, तो देखिए, हम नहीं चाहते कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज इतनी बढ़ जाए कि कल को इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने और ये खलीज हम कवर ना कर सके, क्योंकि एक मजबूत फौज ये इस मुल्क की जरूरत है। जो हमारे हालात है या जोग्राफी पोजीशन है, तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क की फौज मजबूत रहे। लेकिन जब फौज इतना पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेयर करेगी कि पाकिस्तानी कौम, जब उनको नजर आ रहा है दिन दहाड़े के वोट हमने किसको दिया है और किसके खाते में वो निकला है, तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिससे एस्टेब्लिशमेंट को, इस मुल्क को नुकसान हो रहा है। इशू ये है ना, इशू ये है कि जब अपोजिशन में कोई पार्टी मौजूद होती है, जिस तरह आपने अपना भी नुक्ता नजर बताया, पहले PMLN वोट को इज्जत दो की बात करती थी, बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे देख लीजिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत हासिल कर ली आपने, उस पर 1 पेज था। तो ये मसला ये है कि ये सारी आइडियोलॉजी आप जब ताकत में आते हैं तो कैरी नहीं करते, वो फिर वहीं छोड़ाते हैं आप बाद में। देखिए, हमने तो इनको ईवीएम जो मशीन थी हमने ऑफर की इनको, क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बैठे, आपको अगर RTS या उससे इशू है तो आए मिल बैठ के हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं। तो उस टाइम इन्होंने रिजेक्ट किया। अगर आज आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो ना आपके मुल्क का ये हाल होता, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, आपकी मईशत बेहतरी की तरफ जाती, आपका आम बंदा जो है, देखिए मईशत तब बेहतर होती है कि जब उसका लोगों को समारात मिले। अभी गैस के प्राइसेस इन्होंने 200% इंक्रीज कर दिए और वो तब के 400% ये इंक्रीज कर चुके थे। बिजली के प्राइसेस MDIMF तारीफ कर रही है, वो तो कोट कर रहे हैं ना इसको कि MDIMF ने भी मान लिया कि ट्रेजेक्टरी बेहतर है इकोनॉमी की। इसके बावजूद अभी IMF की इश्यूज के ऊपर मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि IMF का जो प्रोग्राम है, ये फैक्ट है कि कल को जब हमारी भी हुकूमत आएगी तो हम भी IMF की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई नहीं। जब हमारी मैशत बेहतर की तरफ जा रही थी, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, मुल्क तरक्की कर रहा था, तो एक रजीम चेंज के जरिए एक अच्छी बड़ी गवर्नमेंट को जब घर भेजा, तो आज ये तमाम चीजें जो भुगत रहे हैं, जो मुल्क दवालिया की तरफ जा रहा है, तो ये उसी चीजों की समारात है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना एहसान साहब, ये एक परसेप्शन तो बहरहाल मौजूद है ना, जो शायद साहब भी बात कर रहे हैं
कि जो लेजिस्लेशन PMLN की तरफ से की जाती है वो EVM मशीन्स की बात कर रहे हैं कि उस वक्त मुझे याद है कि एक्सपर्ट्स की या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट देने की बात हो रही थी, PMLN विड्रॉ कर गई। इसके अलावा पीका लॉ 2016 में लेकर आना और अभी उसको मजीद आपने जिस तरह से वो किया है सहाफ़ी कम्युनिटी के, उस पर ग्रीवेंसेस भी मौजूद हैं। तो ये जो पार्लियामान की तौकीर की आप बात कर रहे हैं, जो PTI भी ये आर्गूमेंट कर रही है, उसको आप उस पूरे एवेन्यू को यूज किस तरह से कर रहे हैं, ये भी तो एक टॉकिंग पॉइंट है। नहीं देखें, EVM हो सकता है अभी टाइम 4 साल पड़े, अब हो सकता है हम EVM की बात करें और ये अब ना माने। तो ये तो देखें, बात ये है कि मैं तो कह रहा हूं कि अभी 4 साल का पीरियड पड़ा है, ये वक्त है कि हम पार्लियामेंट में सियासी हरीफ बैठ के अपने मसाइल का हल करें। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपने जिस तरफ आपने पॉइंट आउट किया है, ये चीजें तब तक बेहतर नहीं होंगी जब तक सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठ के काम करने की कोशिश नहीं करेंगी। यहां मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब शहबाज शरीफ ऑपोजिशन में थे तो तब भी हम बात ये जरूर करते थे कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे इकट्ठे हो जाएं, कोविड पे इकट्ठे हो जाएं या और दीगर मामलात पे इकट्ठे हो जाएं। तो हमारा मौकफ ऑपोजिशन के अंदर ये नहीं था आज जो मौकफ इन्होंने लिया हुआ है। उसके बाद देखें चीजें तब्दील हुई हैं। अब ये जिस तरीके से एक ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि PTI का जो मौकफ है, जो हमारे फौजी इदारे हैं और दूसरे, वो बड़ा एक एग्रेसिव इनका मौकफ रहा है। इन्होंने आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट की बारी थी तो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उसका मकसद कुछ और नहीं था सवाए जो है ये पहले ऑपोजिशन लीडर होंगे जो कहते होंगे कि भाई अभी मेरी से भी पूछा जाए कि किसने लगना है आर्मी चीफ। फिर उसके बाद जो 9 मई का जो पूरा इवेंट था और उसके पीछे जो बिल्डअप था वो भी टारगेटिंग थी और वो बगावत की पूरी कोशिश थी। तो अब अगर ये कहते हैं कि कोई जो अभी ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं ये भी उसी तरह की, अब ये नहीं कह रहे, जो इन्होंने पूरी जो मौकफ इन्होंने दिया है, इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हमें जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। वो अपने लिए रिलीफ मांगना चाह रहे हैं। अभी सब उनके इलेक्शन की शफाफियत का आर्गुमेंट इसीलिए है ना कि एक पॉपुलर ओपिनियन अगर रिजेक्ट हुई है तो वो फिर आवाम के लिए ही है, जमहूरियत के लिए ही है। देखें 2018 में हम समझते हैं वो रिग्ड तरीन इलेक्शन था और तब भी 35 लोग हमारे टिकट याफ्ता लोग आखिरी वक्त जीपों के अंदर चले गए, फिर एंड में जहाज चले। हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा सीट्स थी पंजाब में, लेकिन इन्होंने हमारे से वो सूबे का मैंडेट जो है वो छीन दिया। तो बहरहाल देखें मैं समझता हूं कि रास्ता जो मर्जी ये अब ये रेटरिक चलती रहेगी, ये 4 साल आगे भी चलती रहेगी। सोल्यूशन यही है कि आप बैठ जाएं और आप आगे की बात करें कि जो 2029 का इलेक्शन है उसको हमने किस तरीके से कराना है। अगर उस पर कंसेंसस हो जाए तो ये बड़ी अच्छी, वरना ये मामला जिस तरह चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। ठीक है आमिर इलियास साहब, ये हिस्टोरिकली पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने ये बात सीखी है और मार खा के सीखी है कि जब ज़ेरे अताब आने का वक्त आ जाता है उसके बाद पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब की पॉलिटिक्स PMLN में अगर देखी जाए, नवाज शरीफ साहब को किसी हद तक प्रेशराइज करवा के उनका नैरेटिव सॉफ्ट करने की पॉलिटिक्स रही है उनकी। अब आकर जो PTI ने स्टांस लिया है, बेशक तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन की बात कर लें, तीसरा खत वो लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि कोई कंसेशन नहीं दी जा रही, तो एक ही चारा है और वो ये है कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करें, प्रेशराइज करें। क्या इससे फायदा होगा उनको या मजीद नुकसान हो जाएगा? इससे पहले थोड़ा सा शाहिद साहब बात कर रहे थे ना, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार हमें बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि 2018 में ठप्पे इस तरह लगाए गए कि जो पोलिंग एजेंट्स थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, तो उनके मोबाइल फोन उनके साथ नहीं थे और बावर्दी अहलकार अंदर थे और ठप्पे उन्होंने लगाए और रिजल्ट बदला। इस दफा रिजल्ट बदला गया है जब पोलिंग खत्म हो गई, यही इल्जाम है जी। तो दोनों तरफ नाम किसका आ रहा है? एस्टैब्लिशमेंट का। गंदी कौन हो रही है, किसके लिए हो रही है? एक दफा एक पार्टी के लिए, एक दफा एक पार्टी के लिए। ईवीएम मशीन की बात हो रही है। आपको पता है, मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं। शिबली फराज साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे, ये इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दे रहे थे। जिस बड़ा नाम चिड़ है उस वक्त वो ठीक थे, सिकंदर सुल्तान राजा, ठीक, उसको इमरान खान साहब ही लाए थे, जो मर्जी अब जिसका मर्जी नाम ले दें। जब उन्होंने ब्रीफिंग दी ना तो उनसे पूछा गया कि हुजूर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, आपको पता है इस मशीन का इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब है? जैसे उनका स्टाइल है। उन्होंने कहा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये डबल होगा कि पहले हम मशीन से काउंट करेंगे फिर हम उस तरह करेंगे। इस पे हमें स्टडी करने के लिए टाइम दें, हम दुनिया के पास जाएंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो इसके बड़े मोटिवेटेड वो थे कि जी ये होना चाहिए, उनके साथ भी इसी किस्म का काम हुआ कि ये लेके भाग पड़े कि ये मशीन आ गई और हम लेके चले। होनी चाहिए, दुनिया भर में होती है, दुनिया में नाकाम भी हुए, कामयाब भी तजर्बे हुए, लेकिन ये तब होगा जब सारे एक पेज पे बैठेंगे
मैंने आपको 2 मिसालें इसलिए एस्टैब्लिशमेंट की दी हैं कि आप बिल्कुल किसी को ना कहें कि दूध के नहाए हुए हैं और वो बिल्कुल खराब हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ अपना अपना मंजन लेके उनके साथ बैठते हैं। आज भी यही ट्राई है कि शहबाज शरीफ का रास्ता बंद करें और हमारा रास्ता खुले। तो जब ये बात बहरहाल आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का क्रेडिट है कि उन्होंने इमरान खान साहब के तमाम तर जो गुस्सा था, सब कुछ था, उसके बावजूद उन्होंने मिसाक मईशत की ऑफर की थी कि जी आप बैठ के बात करें। मैं अब भी यही कहूंगा कि हमारे सियासतदानों के पास वक्त है, अब बात कर लें कि यही वो रास्ता है। चाहे वो पार्लियामेंट को कुछ कहें, अब स्पीकर साहब ने, शायद आप ही थे शायद भाई कल जब बात हो रही थी वो तनख्वाहों के ऊपर, ये तानाजनी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये पार्लियामेंट तो लोगों की है। तो सुना सब मुत्तफिक हो गए इस पे। नहीं, तनख्वाह बढ़ाने में तो वैसे ही आप बाइकाट भी कर दें तब भी आप मुत्तफिक होते हैं ना, अगेंस्ट वोट तो नहीं ना कर रहा कोई भी। तो भाई ये लोगों के लिए भी बैठते हैं, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहत हो या माशी इस्लाहत हो, रास्ता बनाए, वरना रास्ता बंद हो रहा है। ठीक है शाहिद साहब, ये आगाज में जिस तरह से आपने कहा ना कि पार्टी के अंदरूनी मामला बहुत डिस्कस करता है मीडिया, अब जब आपकी हुकूमत थी मुझे याद है शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरा हो जब ये बयान ना आया हो कि नून में से शीन निकल आएगी। तो ये तो एक तरीकाकार होता है कि जो आपकी अपोजिशन पार्टी है अगर उसमें डिसइंटीग्रेशन है उसको मीडिया पे रेज किया जाता है। अब जो सवाबी जलसे के ऊपर कहा जा रहा है कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें पार्टी क्या समझती है कि वो नाकामयाब था, जो जुनैद साहब ने भी ये बात कर दी थी, और इसके अलावा मरवत साहब का पार्टी से निकाला जाना ये किस तरफ इशारा करता है कि अब पार्टी में जो डिवाइड बढ़ रही है मजीद? नवाज शरीफ जब इनकलाबी हुआ लंदन से, जनरल बाजवा फौज के खिलाफ ये क्या कहते रहे, डॉन लीग्स में इन्होंने इंटरनेशनल साजिश की फौज के खिलाफ कि जी आपको कहते कुछ है और करते कुछ है। देखिए ये इस टाइम फौज के तर्जुमान ना बने, इन्होंने जितना गन फौज के ऊपर डाला है, हालांकि ये फौज की नर्सरी से इनकी पैदावार जो है जनरल ज़ियाउल हक ने इनको बनाया था, और अभी जब इनकलाबी हुआ जनरल बाजवा के खिलाफ तो स्क्रीन के ऊपर ये तकरीरें कर रहे थे। जी देखिए ये यहाँ पे तर्जुमान ना बना करे फौज के, जितना इनका हक है फौज के ऊपर इतना हमारा भी है, जितनी इनकी फौज है इतनी हमारी भी फौज है, और हम अब फौज को ही वो तो लेटर में लिखा खान साहब ने। जी अभी रही बात, आपने सवाबी जलसे के हवाले से बात की, वीडियोस मौजूद है, मीडिया वहां पे मौजूद था, मैं इसके ऊपर आपके साथ ना आर्गुमेंट करूंगा ना बहस करूंगा। आप जाके एक इंडिपेंडेंट आजादाना राय किसी से भी ले ले कि जितना बड़ा तहरीक इंसाफ का जलसा था सवाबी में, और ये दिन के उजाले में हुआ, रोशनी में हुआ, अंधेरे में नहीं हुआ कि लाइट के जरिए ये चीजें छुपाई गई हो, तो आप खुद जाके देख ले, किसी से भी पूछ ले कि जलसा कितना था। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो देखिए हर किसी का एक रोल होता है पार्टी में, तो जुनैद अकबर की ये कोशिश होगी कि उन लोगों को आगे लेके आए जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जो पार्टी के लिए स्ट्रगल करते हैं, ताकि उनको पोजीशन मिले, वो पार्टी को चलाएं, बेहतर अंदाज में चलाएं। शायद साहब ये बात ठीक है कि जुनैद साहब ने फंड लेने से इनकार किया गंडापुर साहब से? नहीं, ये देखें पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, हमारी जितने भी जलसे होते हैं मकामी जो हमारी क़यादत होती है उसी जिले की, तो सवाबी में जलसा था तो तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो थी असद कैसर साहब, शाराम तरक्की, वहां पे हमारे लोकल तंजीम MNS MPs ने मिलके आपस में कंट्रीब्यूट करके जलसा किया। देखिए जब तमाम MNS MPs मिलके जलसा करते हैं, हमारे जलसे के ऊपर मैक्सिमम 1 करोड़ या 80 लाख रुपए का खर्चा आया होगा। तमाम MPs ने 5-10 लाख रुपए इकट्ठे करके पूरी पार्टी ने वो जलसा किया है। मतलब ऑर्गेनिक नहीं होता, लोग खुद नहीं आते, वो लाना पड़ता है, ये कह रहे हैं? देखिए मैं कितने लोग ले आऊंगा करक से, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि अखराजात अच्छा सही लोग जलसा तब कामयाब होते हैं जब खुद लोग चल के आते हैं, बंदे को ला नहीं सकते। और मरवत साहब पे 50,000 60,000 1 लाख लोगों को आप नहीं ला सकते। ठीक है, मरवत साहब पे कमेंट कर दीजिए कि आप मुत्तफिक हैं पार्टी के फैसले से कि उनको निकाल दिया? अभी तो मुझे नहीं कंफर्म कि क्या हुआ है, क्योंकि खान साहब ने क्या दिया ना? नहीं अभी मुझे उसकी कोई कंफर्मेशन मेरे लेवल पे नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना। राना एहसान साहब शॉर्टली ये जो मुज़ाकरात के हवाले से अब तक गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं, हमारे मुतालिबात मान लें, बात दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक जो मैसिव प्रेशर है कि जी मैस मोबिलाइजेशन हो जाएगी, फिर 26 नवंबर में की तरह के कन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी, तो इसमें बिल्कुल 0% आपकी तरफ से कोई लीनियंसी नहीं है कि इस पर जुडिशल कमीशन पे कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सके? ये देखिए बात ये कि हमने तो दरवाजा नहीं बंद किया, हमने दरवाजा खोली रखा। देखिए कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो डिक्टेशन के साथ नहीं होते कि आप डिक्टेशन दें और आपके जो है
जो डिमांड्स मांगनी जाएंगी तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। दरवाजा मुज़ाकरात का खुला है, और जहां तक मैस मोबिलाइजेशन की जो है इनकी एक धमकी है, या ये सड़कें बंद करेंगे या इंतशार, जुनैद साहब कह रहे हैं तैयारी के साथ आएंगे अगली बार इस्लामाबाद। देखिए मेरे ख्याल से पिछली दफा भी बड़ी तैयारी के साथ आए थे, शेल लेके आए थे, टेयर गैस लेके आए थे, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला सियासी जलसा था कि सियासी ये जो है वो प्रोटेस्ट था जहां टेयर गैस और शेल मारे गए हुकूमत के ऊपर, फिर 150 पुलिस वाले जख्मी किए गए, 40 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो जलाई गई पुलिस वालों की, और फिर जो है शहीद हुए पुलिस वाले, रेंजर वाले भी हुए, इनके लोग भी हुए, जो कि दे वर लुकिंग फॉर कि कोई लाशें गिरे और उस पर हम सियासत करें। बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन बहरहाल हम जो है आपने देख लिया कि खान साहब को जब सजा हुई 14 साल की, तो कितनी मैस मोबिलाइजेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान उसको थ्रेट नहीं समझते आप? नहीं देखें, और अभी भी आप देख लें कि 8 की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया गया ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पीटीआई के कारकुनों का और जो सपोर्टर्स हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से जो है, अब अगर उनको कहा जाए कि आपने बाहर नहीं निकलना तो वो अब नहीं निकलते। तो इसका मैं जरूर उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो अब बिल्कुल भी पीटीआई की कॉल पे भी नहीं निकलते। चलें आमिर साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। एक परसेप्शन जो डेवलप, आप भी ये बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर हुई, और बेशक आपने पॉपुलिज्म कह लीजिए, इसको कुछ भी कह लें, लेकिन आईएमएफ की तरफ से जो आज बयान आया, या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर होता दिखाई देना गवर्नमेंट की तरफ से, आपको लगता है अगर ये कंटिन्यू कर जाए, 2029 तक टेन्योर पूरा हो जाए, तो ये फिनोमेना, ये चैलेंज जो तहरीक इंसाफ का दरपेश है फिल वक्त हुकूमत को, ये किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर? नहीं जी, मैं आपको बताऊं, परफॉर्मेंस में तो पीएमएलएन के साथ आज भी अगर चारों सूबों में जो वज़राए आला का कर लें, चाहे वो अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए किया हो, तो परफॉर्मेंस पे तो एवेल्युएट इमरान खान ने खुद कर लिया। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट पे तवज्जो नहीं दे रहा। तो बात अब परसेप्शन की है कि आपका जवाबी बयानिया क्या है। आप पॉजिटिव आप बना के बयानिया के गवर्नमेंट आपने ठीक कर ली हैं, आप माशी शारियाँ ठीक कर रहे हैं, सिर्फ ये कह देने से नहीं चलता। वरना इमरान खान साहब जिस दिन 10 अप्रैल थी, इनके अपने एमपीए क्यों छोड़ गए थे? वो पीएमएलएन का कहां पे खड़ा हुआ था? तो वो जो अमेरिका मुखालिफ चूरन बिका मार्केट में, आज अमेरिका के साथ मिला, ये आपको मिक्स करना पड़ेगा, इसके बगैर आपकी बात नहीं बनती। सही। सबसे इंपॉर्टेंट नाजरीन टेक अवे मेरा ख्याल है यही है कि पर्स इज नॉट इनफ एनी मोर, परसेप्शन भी बहुत मैटर करती है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आमिर इलियास साहब, शाहिद खटक साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।